Hello everyone, welcome to AptiGoat. So today we are going to solve all previous year questions on the topic ratio, proportion and variation from 2019 till 2025. So basically ये सीरीज स्टार्ट करने का यही मोमेंटम था कि टॉपिक बाय टॉपिक अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट टॉपिक. सो वंस अ टॉपिक इज डन, जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख कर ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड लेवल है. अकॉर्डिंगली फिर आप परफॉर्म कर सकते हैं इन योर सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट अकॉर्डिंगली. सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है. सो द क्वेश्चन स्टेट्स 3 फ्रेंड्स डिवाइडेड सम एप्पल्स इन द रेशियो 3:5:7. अगेन बहुत स्टैंडर्ड 3:5:7 है. अब बहुत सीधी सी बात है कि जब रेशियो में हम किसी वैल्यू को लिखते हैं तो वो रिलेटिव वैल्यू होती है. सो अगर उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखना है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ एप्पल्स वुड बी 3x, 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली. टोटल करें तो 3 + 5 becomes 8, 8 + 7 becomes 15. So total number of apples according to the question that is given is 15x. अब उन्होंने कहा कि 16 एप्पल्स कंज्यूम कर लिए, तो अगर 15x में से आपने 16 एप्पल कंज्यूम कर लिए तो इतने एप्पल्स बचेंगे एंड दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल रिसीव्ड बाय वन ऑफ देम. अब आप देखो एट द बिगनिंग अगर लार्जेस्ट नंबर देखे 3, 5, 7 में दैट इज 7. सो दिस नीड टू बी इक्वल टू 7x. अब बहुत सिंपल सा लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, सॉल्व करेंगे. सो दिस इज 15 of x minus 7 of x that need to be 16. So this becomes 8 of x equal to 16. So x becomes 2. तो बढ़िया आसानी से बिल्कुल साधारण तरीके से सॉल्व किया, x का वैल्यू 2 आ गया. अब क्या पूछ रहा है, what was the total number of apples these friends initially had. टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पूछ रहा है तो बेटा वो तो कितना होगा 15 into 2 बिकॉज x का वैल्यू कितना आया है 2. सो दिस बिकम्स 30. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 30. तो अगेन स्टार्टिंग में बढ़िया LOD1 क्वेश्चन था, 2019 एक्चुअल IP मार्ट इंदौर का क्वेश्चन है. सो बढ़िया इजी, दिस वोंट टेक मोर देन 30-40 सेकेंड्स टू डू. सो बिल्कुल नॉर्मल लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो गया. सो बढ़ते हैं सेकेंड पे. चलिए सो बढ़िया, बोनी अच्छी हुई है. फर्स्ट क्वेश्चन है इजी वन. बढ़ते हैं सेकंड पे. तो सेकंड क्या बोल रहा है, इन अ गिवन विलेज देयर आर ओनली 3 साइजेस ऑफ फैमिलीज. ओके, तो चलो 3 साइज की फैमिलीज है, फैमिली विथ 2 मेंबर्स, फैमिली विथ 4 मेंबर्स एंड फैमिली विथ 6 मेंबर्स. बढ़िया. सो 2 लोगों का एक फैमिली 4 वाला और एक 6, मतलब एक फैमिली विथ 2 मेंबर्स, 4 मेंबर्स एंड 6 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली. द प्रपोर्शन ऑफ फैमिलीज विथ 2, 4, 6 आर रफली इक्वल. इसका मतलब क्या, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रपोर्शन हमको समझना पड़ेगा कि बोलना क्या चाह रहा है. कहने का मतलब ये है कि अगर एक एग्जांपल देयर आर 10 फैमिलीज जिनमें 2 लोग ही थे तो 10 ही रफली नंबर होगा जहां जिसमें 4 लोग होंगे. 10 ही ऐसी फैमिलीज होगी जहां पर 6 लोग ईच होंगे. कहने का मेरा मतलब कि अगर एग्जांपल लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं मान लेता हूं कि सर 10 ऐसी फैमिलीज है जहां पर दो लोग ईच हैं, तो रफली 10 ही ऐसी फैमिलीज होगी जहां पर 4 लोग ईच रहें, 10 ही ऐसी फैमिलीज होगी जहां पर 6 मेंबर्स ईच रहे. सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रपोर्शन. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, तो लेट्स सी. तो क्या बोल रहे हैं आगे, अ पोल इज कंडक्टेड इन द विलेज वेयरइन अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम एंड आस्क अबाउट हिज हर फैमिली साइज. तो एक रैंडम व्यक्ति को चुना और उससे उसका फैमिली साइज पूछा, तो उन्होंने ऑब्वियसली आंसर किया होगा डिपेंडिंग अपॉन वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, 2 वाले लोगों की फैमिली, 4 या फिर 6. द एवरेज फैमिली साइज कंप्यूटेड बाय सैम्पलिंग 1000 सच पर्सन फ्रॉम द विलेज. अब देखो बहुत नॉर्मल सी बात, अब ये MCQ है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं 2, 4, 6 की बात करूं तो एवरेज कभी भी मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज्यादा तो आएगा नहीं. ठीक है, अब हमको समझ में आता है कि सर 2 से ज्यादा 6 से कम आना चाहिए, सारे ऑप्शन वैसे ही है. बट बहुत नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि सर जब इक्वल प्रपोर्शन है और ये 6 लोगों वाली फैमिली में मेंबर ज्यादा होंगे. अगर आप एक नॉर्मल चीज समझो कि अगर मैंने सिर्फ एक फैमिली लिया होता, यहाँ पे एक फैमिली लिया होता, यहाँ पे एक फैमिली लिया होता, तो ये 2 लोग होते, ये 4 लोग होते और ये 6 लोग होते. अब मैं रैंडमली अगर एक व्यक्ति को उठाऊंगा तो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि सर ये फैमिली का मेंबर का प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन पॉइंट पे इनसे बेटर आएगा. बहुत नॉर्मल सी बात है सर, यहाँ पे 6 लोग हैं तो अगर मैं रैंडम, अगर एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ये 2 रेड बॉल, 4 ब्लू बॉल और लेट्स से 6 ब्लैक बॉल, तो मैं रैंडम अगर बॉल निकालता तो ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है.
तो मेरा जो एवरेज है वो 4 से तो आगे ही रहेगा, बहुत नॉर्मल। अगर मैं लेमन में भी सोचूं तो मेरा एवरेज डेफिनेटली हाईएस्ट वैल्यू पे खसकेगा। तो मैंडेटरी दिस कैन नॉट बी द आंसर, इवन 4 कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज 4 से आगे तो जाएगा बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो अगर वैसे समझ पा रहा हूं तो समझ में आता कि दिस टू ऑप्शंस आर नॉट गोइंग टू बी इन द पिक्चर। अब बाकी दो में बिकॉज वो नेक टू नेक है तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस वाले व्यक्ति से पूछता या इसकी फ्रीक्वेंसी निकालता, दैट इज 2 आउट ऑफ 12। ये 12 कहां से आया, 2 + 4 + 6, दैट इज 10 + 2 12। इसका फ्रीक्वेंसी निकालो तो दैट इज 4 आउट ऑफ 12। इसका फ्रीक्वेंसी देखो तो दैट इज 6 आउट ऑफ 12। तो अगर मैं एक अंडरस्टैंडिंग देखूं तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस क्या है, 1/6, इसका 1/3 और इसका 1/2। अब ये 1/6 मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऐसे लोगों का है जो आंसर क्या करेंगे कि सर मैं 2 लोगों वाली फैमिली से बिलोंग करता हूं। सो 1/6 वाले आंसर क्या करेंगे सर 2। 1/3 वाले लोग आंसर क्या करेंगे, दैट इज 4। तो 1/3 वाले लोग आंसर क्या करेंगे कि सर मैं 4 लोगों वाली फैमिली को बिलोंग करता हूं। और 1/2 वाले लोग आंसर क्या करेंगे कि मैं 6 लोगों वाली फैमिली को बिलोंग करता हूं। अब इसको सॉल्व करना है। सो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी में ही निकाला है हमने फ्रीक्वेंसी देखी कि सर उनके आने की फ्रीक्वेंसी क्या है और उनका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई किया प्लस किया बिकॉज इन तीनों के ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है तो हमने प्लस किया। तो अब सॉल्व करें तो कितना होगा बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 1/3, दिस इज गोइंग टू बी 4/3, दिस इज गोइंग टू बी 3। सो दिस इज 0.33, दिस इज 1.33 and this is 3, so this becomes 4.66. so this is going to be the correct option B. तो B is going to be the correct answer for this question. Again ज्यादा करके मैं बोलूँ तो रेशो से ज्यादा हटके ये एक परमुटेशन वाला क्वेश्चन है जहां पर मुझे ये निकालना है कि अगर मैं रैंडमली किसी को चूज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बिकॉज 6 मेंबर्स वाले की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, एवरेज उसकी तरफ झुकेगा एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपका जो एवरेज देखोगे 4 से ज्यादा है और 6 की तरफ है। वेरी ऑनेस्टली अगर समझ पा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी से समझ में आ रहा है कि 1/2 इज वे हायर देन 1/6 एंड द सो ऑन सो फॉर्थ 1/3। तो वेरी स्पेसिफिकली अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व कर लिया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सो लेट्स सी। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अशोक परचेज पेन एंड पेंसिल्स इन द रेशियो 2:3। ओके, सो पेन्स खरीदे उन्होंने और कुछ पेंसिल्स खरीदे, फेयर इनफ, एंड दैट रेशियो इज गिवन एज 2:3। अब कभी भी रेशियो में चीज लिखा है तो उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखेंगे तो विल राइट 2x एंड 3x एंड दिस इज वेरी स्पेसिफिकली वी हैड टॉक्ड अबाउट द नंबर, तो उसको इंडिकेट भी करेंगे ताकि हमको दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट एंड पेड 86। अब ऑब्वियसली यार ये तो उनका नंबर है, प्राइस तो है नहीं, तो मैं एक प्राइस का ब्रैकेट बनाता हूँ कि अगर इनका प्राइस में लेता A रुपीस पर यूनिट एंड इसका प्राइस लेता B रुपीस पर यूनिट, तो टोटल प्राइस क्या आता बेटा, दैट इज 2AX प्लस 3BX एंड दैट इज इक्वल टू 86। तो ये मेरा यहाँ तक का स्टेटमेंट यूज हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट, चलो ठीक है तो कलर चेंज कर लेते हैं। ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट ही परचेज पेन एंड पेंसिल इन द रेशियो 4:1। ओके, सो भाई दूसरे विजिट में भी उन्होंने पेन्स एंड पेंसिल्स खरीदे एंड दैट रेशियो इज 4y एंड y। अब मैंने y क्यों लिया, बिकॉज दो रेशियो कभी भी कंपेरेबल नहीं होते बेटा। कभी भी ऐसा नहीं करना कि सर यहाँ पे x लिया है तो वहां पे भी x ले लो, नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट रेशियोज। हमेशा उनका जो कांस्टेंट वैल्यू आपने लिया है x एंड y, दे नीड टू बी डिफरेंट वेरी स्पेसिफिकली। और उसने 112 रुपए दिया। अब अगेन एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो क्या रहेगी, उनकी प्राइस। तो सर पेन की प्राइस अभी भी A रुपीस पर यूनिट ही रहेगी और पेंसिल की प्राइस B रुपीस पर यूनिट ही रहेगी। तो अब अगर मैं टोटल प्राइस निकालूं तो दिस इज गोइंग टू बी 4AY प्लस y इंटू बी एंड दैट इज गोइंग टू बी 112। इतना हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी आप देखोगे तो हमारे पास टोटल मिला के 4 वेरिएबल्स हो गए, A, B, X एंड Y। लेट्स सी क्या दिया है। और द कॉस्ट ऑफ अ पेन एज वेल एज पेंसिल इज इन रुपीज, मतलब जो A है और B है दे आर बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई उसने सीधा क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने Z प्लस लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ अशोक परचेज 4 पेन ड्यूरिंग सेकेंड विजिट, मतलब जो पेन का वैल्यू है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वो क्लियरली दिखे। अशोक ने जो पेन खरीदे सेकेंड विजिट में दैट इज 4y, इस 4y का वैल्यू दे दिया 4। अब अगर 4y का वैल्यू 4 दे दिया है
तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें तो 4a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा 112। तो बढ़िया, चलो एक इक्वेशन मिल गई मुझे, 4 वेरिएबल में से एक वेरिएबल का आंसर मिल गया, दैट इज y इक्वल टू 1। अब आगे क्या करें? सो बेटा देखो यहाँ पे उसने पूछा है कि अगर 4 पेन तो यूज कर लिया हमने, देन द अमाउंट ही पेड इन रुपीज फॉर द पेन्स ड्यूरिंग द सेकंड विजिट। मतलब वो बेसिकली ये पूरा अमाउंट पूछ रहा है कि 4ay का वैल्यू क्या होगा, जिसमें y का वैल्यू कितना है 1। तो बेसिकली ही इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ 4a कि 4a का वैल्यू बताओ। अब 4a का वैल्यू यूनिकली निकालना है बिकॉज आप देखो थीटा है, तो डेफिनेटली इसका आंसर इंटीग्रल आएगा। वैसे भी a इंटीग्रल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, सो इसका आंसर निकालना है। तो अब थोड़ा सा हमको स्पेशल इक्वेशन में सोचना पड़ेगा। तो देखो ये इक्वेशन है, अगर लेट से मैं अज्यूम करूं कि मान लेते हैं कि सर अगर x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग स्पेशल इक्वेशन है, वी हैड टू डू हिट एंड ट्रायल। तो थोड़ा सोचते हैं तो क्या आता, 2a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b एंड दैट इज 86। ठीक है, मैनेजेबल। अब अगर मैं x का वैल्यू अगर 2 लेता तो इक्वेशन क्या बनता, दैट इज 4a प्लस 6 टाइम्स ऑफ b एंड दैट इज 86। अब थोड़ा समझो बेटा, क्यों इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। दैट इज द रीजन कि उसने एक थीटा में दिया है क्वेश्चन, तो वो ऑप्शन देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द आंसर। अगर थीटा में आंसर दिया है डेफिनेटली उसका यूनिक आंसर आएगा। तो अब देखो, अब अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं जो अभी इसमें लिखा हुआ है, तो आप देखो 4a प्लस बी इज 112। तो 4a प्लस 6 टाइम्स ऑफ बी 86 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर अगर मैं बोलता हूँ 4a प्लस 6b अगर 86 ये वैलिड है, तो फिर इस कंडीशन में b को नेगेटिव आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? कि जब सर 4a प्लस b इज अ हायर वैल्यू, तो 4a प्लस 6b नीड टू बी मोर हायर देन दिन, मतलब उसका कंपैरेटिव वैल्यू ज्यादा आना चाहिए पहले वाले वैल्यू से। ऐसा क्यों? बिकॉज सर यहाँ पे नंबर बढ़ गया है, तो जब नंबर मैंने एक पॉजिटिव नंबर को बढ़ाया है तो ये जो आउटपुट है ये तो बढ़ना चाहिए था, बट ये तो कम हो गया, मतलब दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। अब जैसे जैसे मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ाऊंगा, ये तो जो LHS है वो बढ़ता जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि सर ये इक्वेशन यहाँ से आगे बढ़ेगी नहीं, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। बस इतना ही एनालाइज करना था। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैंने x को 2 लिया तो बेटा ये इक्वेशन क्या बना, 4a प्लस 6b इक्वल टू 86। बट 4a प्लस b का वैल्यू 112 है, तो अगर 4a प्लस 6b करूंगा तो वो 112 से तो ज्यादा ही आना चाहिए, 86 तो नहीं आ सकता। दैट इज द रीजन कि सर इक्वेशन 1 ही वैलिड है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है। सो मैं हटा देता हूँ इक्वेशन को बिकॉज दिस इज ऑफ नो यूज टू अस। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो बेटा ये 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन का जनरल क्वेश्चन है, तो कैसे क्या बनेगा देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 4a प्लस b इक्वल टू 112 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b एंड दैट इज 86। अब मैं सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 4a प्लस b इज इक्वल टू 112 एंड 4a प्लस दैट इज गोइंग टू बी 6b एंड दैट इज डबल 86 डबल इज 160 एंड 12 दैट इज 172 minus, so this 5 times of b is equal to this is 70 minus 10, this is going to be 60, so b का वैल्यू आ जाएगा 12। अब b का वैल्यू 12 आ गया, तो दिस 3 into 12 is 36, 86 minus 36 is 50, 50 by 2 is 25, तो a आ गया 25। अब a 25 आ गया, b 12 आ गया। उसने पूछा क्या हमसे, उसने पूछा है 4a का वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी 4 into 25 बिकॉज a वैल्यू इज 25, so that is going to be 100, so the correct answer for this question is going to be 100 rupees। very specifically a difficult one this time, बट बेटा बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये लॉजिक समझना था कि x की वैल्यू 1 ही क्यों चलेगी, बिकॉज x की वैल्यू 2 रखने पे हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं आएगा। क्यों? कि सर एक छोटी वैल्यू पे अगर 112 आ रहा है तो बड़ी वैल्यू पे तो 112 को क्रॉस करना चाहिए था और 86 तो पॉसिबल नहीं होता। दैट्स द बेसिक थिंग पॉसिबल। तो विद दिस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन अशोक, 2020 का ही है और द पर्सन इज सेम अशोक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अशोक स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, फिर ना आफ्टर अ फ्यू मंथ भरत जॉइंड हिम हाफ द अमाउंट ऑफ अशोक। बढ़िया, तो एक काम करते हैं, हम अशोक के अमाउंट को, बिकॉज मुझे हाफ करना है, तो पहले से ही उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 2x लेके चलते हैं।
ताकि उसको आधा करना आसान हो जाएगा। तो इसका आधा अमाउंट बोले तो कितना हो जाएगा x। तो मेरा इजी हो गया काम, मुझे फ्रैक्शन में काम नहीं करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो 3:1। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट इन द टाइम पीरियड, दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग में बेटा कितना रेशियो दिया है, 3:1। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इन्वेस्टमेंट टू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो देता है। अब जो भरत हैं वो तो कुछ टाइम बाद आए, बट जो पहले अशोक थे वो तो शुरू से बने हुए थे और आखिरी तक बने रहे। मतलब उन्होंने अपना पैसा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा। तो अगर मल्टीप्लाई करूं मैं तो 2x इंटू 12 कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 24x। इस वैल्यू को एक एग्जाम्पल के लिए y मान लेते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी x इंटू वाई एंड दैट रेशियो नीड टू बी 3:1। अब बहुत नॉर्मल है, ये करने का भी नीड नहीं है, मतलब जैसे जस्ट इन जार्गन थिंक कि हम क्यों ही करें। आप अगर सिर्फ क्लियर भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा कि इतना भी क्यों ही करें। हम यहाँ सीधे लिखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 24x। इसको y को भी लिखने का नीड नहीं है, हम सीधे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि सर 3 का मतलब 24, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 24 आ जाएगा। 3 इंटू अ नंबर इज 24, 3 8 जा 24, तो 1 8 जा कितना आ जाएगा 8, 1 8 जा कितना आ जाएगा 8। डेफिनेटली दिस नंबर इज गोइंग टू बी 8। तो अगर जो आपके भरत है वो 8 महीने बिजनेस में रहे, मतलब मैंडेटरीली हम बोल सकते हैं कि सर वो 4 महीने बाद आए हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि वो 4 मंथ्स के बाद उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। सो उन्होंने यही पूछा है कि भरत ज्वाइन अशोक आफ्टर, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 4 मंथ्स। अगेन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली इजी क्वेश्चन, बहुत बेसिक आपके पार्टनरशिप पे क्वेश्चन था। सो अगेन दैट डिपेंड्स कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व किया बट वैसा वर्षा एक सिंपल क्वेश्चन भी आ गया। तो वेरी स्पेसिफिकली बस ध्यान ये रखने का कॉल है कि इजी वालों को पहले करो, डिफिकल्ट वालों को बाद में कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू, अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन। मतलब आप देखोगे मैनेजमेंट एग्जाम में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्स्ट्रॉर्डनरी फेवरेट, जहाँ पे वैल्यू या कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट दे दिया, यूजुअली बहुत बार वो वैल्यू दे देता है कि वैल्यू प्रोपोर्शनल है। तो कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, तो ये हटाएंगे तो लगाएंगे कांस्टेंट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ w स्क्वायर। अब सॉल्व करें तो उसने क्या बोला है, पीस ऑफ ज्वेलरी का वेट कितना है 10 ग्राम्स और कॉस्ट कितना है 3600 रुपीज। तो 3600 वेरी सॉरी 3600 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा तो दिस इज 3600 इज इक्वल टू k इंटू 100, सो k बिकम्स 36। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो तो कितना मिल गया, c इज इक्वल टू 36 w स्क्वायर। आगे क्या बोला है, दैट द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी ऑफ द सेम काइंड वेइंग 4 ग्राम्स। तो कॉस्ट क्या आएगा बेटा, दैट इज 36 इंटू 4 स्क्वायर। अब दिस इज 6 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 24 का स्क्वायर, सो 24 का स्क्वायर इज 576। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 576, ऑप्शन नंबर सी। अगेन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन जो अपने जनरल जिसको अपन बोलते हैं सिलेबस वाला क्वेश्चन है, कि इसमें तो कुछ वेरिएशन भी नहीं करा, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था। बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट वन इज ABCD आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, अच्छा ओके। सो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना दिया बेटा 2023। चलो ठीक है, आगे बोला है इफ A is to B, ओके सो A is to B अगर उन्होंने हमको दिया 2:5 और C is to D हमको अगर दिया है 5:2, फेयर इनफ। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस सी, अभी मैक्सिमम पॉसिबल है, देखना ध्यान से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाएगा। कैसे करेंगे, सो A को मैं लिख लेता हूँ 2x, B को लिख लेता हूँ 5x, C को लिख लेता हूँ 5y, बिकॉज जैसे अभी बात की थी बेटा दो रेशो आपस में इंडिपेंडेंट है जब तक उनमें कोई कोरिलेशन ना हो। और D का वैल्यू क्या आ जाएगा 2y। अब इसका वैल्यू दिया है तो सम कितना हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस 5x प्लस 5y प्लस 2y एंड दैट इज गोइंग टू बी 2023। सो दैट इज 7x प्लस 7y इज गोइंग टू बी 2023। सो अगर मैं 7 कॉमन कर दूं तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई एंड दैट इज 2023। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 2023 बाय 7
7 2 14, 62, 62, 8 56, 9 63. सो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया बेटा, दैट इज 289. अब आपको चाहिए क्या, आपको जो चाहिए उस पर स्पेसिफिकली ध्यान देंगे, दैट इज a प्लस सी का वैल्यू. a क्या है हमारा 2x और c क्या है हमारा 5y. अब अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंटली सोचिए कि कोएफिशिएंट हाईएस्ट किसका है, दैट इज ऑफ y. तो अगर मैं y को मैक्सिमाइज कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो y को मैक्सिमाइज करने का तरीका कि सर दोनों लीनियर है, तो आप x को कर दो मिनिमाइज, y को कर दो मैक्सिमाइज. अब क्लियर बोला है दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सर मैं x को जीरो नहीं कर पाऊंगा, मुझे x को कितना करना पड़ेगा बेयर मिनिमम 1. तो y कितना हो जाएगा 288. वैल्यूज रख दें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 288. सो 5 का मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10. कभी भी 5 का मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई इजी होता है. तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 1440. जल्दी मल्टीप्लाई हो गया, टाइम बच गया. तो ये तो आ गया 2 इंटू 1 कितना होगा 2, तो आंसर इज 1442. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 1442. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा. सो लेट्स सॉल्व दिस वन. सो क्या दिया है क्वेश्चन में बेटा. सो क्वेश्चन में गिवन क्या कंडीशन है, दैट इज वेरी स्पेसिफिकली a प्लस बी अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन d प्लस ए. चलो बढ़िया. अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा कभी भी जब आपको ऐसा दिखता है कि द थिंग्स आर इन प्रपोर्शन, तो वेरी स्पेसिफिकली 3-4 चीज़ें होती है जो करना होती है. दैट इज आइदर अल्टरनेंडो यूज होगा, इन्वर्टेंडो यूज होगा, डिविडेंडो यूज होगा या कंपोनेंडो यूज होगा. अब जैसे यहाँ पर सारे के सारे आप देखोगे जितने भी आपको टर्म्स दिए हैं उसमें कोएफिशिएंट 1 है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी के साथ प्लस नहीं कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे. तो अगर मैं डिविडेंडो लगाने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा, दैट a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी. अगर -1 करूँ तो उस तरफ भी करना पड़ेगा, बिकॉज डिविडेंडो में हम दोनों तरफ करते हैं जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन. बेसिक जो रूल डिविडेंडो का होता है. अगर सॉल्व करें आगे तो बेटा क्या बनेगा, दैट इज a प्लस बी माइनस बी माइनस सी होल अपॉन बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू c प्लस डी माइनस डी माइनस ए होल अपॉन दैट इज d प्लस ए. तो अगर ये चीज़ देखें बेटा तो क्या बनेगा, यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा a माइनस सी अपॉन b प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन d प्लस ए. तो अब दोनों तरफ एक तरफ ले जाते हैं सब चीज़ों को, तो क्रॉस करें तो क्या बनेगा बेटा, a माइनस सी इंटू डी प्लस ए इज इक्वल टू c माइनस ए इंटू बी प्लस सी. अब इसको इधर ले आते हैं, बिकॉज अगर मैं माइनस कॉमन निकालता तो a माइनस सी इंटू डी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस सी इंटू बी प्लस सी. अब बहुत बार गलती क्या होती है बेटा कि a माइनस सी से a माइनस सी आप काट दोगे, बट अगर कट कर दोगे तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी गलती क्या हो गई, a इक्वल टू सी वाला सॉल्यूशन मिस हो जाएगा, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो हम मिस कर देंगे. सो ये गलती से बचना है कि हमेशा अलजेब्रा सॉल्व करते वक्त ये बहुत क्लियर ध्यान रखें कि हम कुछ भी सॉल्यूशन कट नहीं करेंगे, कॉमन निकालने के बाद इक्वल टू 0 करेंगे. तो अगर सॉल्व करें तो a माइनस सी कॉमन किया तो ये बचा d प्लस ए, और नेगेटिव था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. सो अब अगर देखेंगे बेटा तो एक सॉल्यूशन आएगा दैट a माइनस सी इक्वल टू 0, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा d प्लस ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0. तो ऑटोमेटिकली दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी. सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बढ़िया. Next is fruit seller 2024. Fruit seller has oranges, apples and bananas in the ratio 3:6:7. Okay, so oranges, apple, banana in the ratio 3:6:7. बढ़िया. If the number of oranges is a multiple of 5 and 6, बेटा बहुत नॉर्मल. मल्टीपल ऑफ 5 and 6 का मतलब कि सर मल्टीपल, क्योंकि 5 and 6 आर म्यूचुअली को प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स कि सर दोनों का अगर मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 30. दैट मीन्स उस नंबर को 30 का मल्टीपल होना पड़ेगा. तो सर ये ऑरेंजेस के लिए बात कर रहा है, मतलब दिस नंबर नीड टू बी अ मल्टीपल ऑफ 30,
और बात किसकी कर रहा है, मिनिमम की। तो 30 का मल्टीपल मिनिमम क्या होगा, 30 खुद होगा। तो अगर इसको 30 करा, अगर मैंने इसको 30 कर दिया तो क्या बनेगा बेटा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 10। तो x का वैल्यू 10, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 70। तीनों का सम कितना था बेटा, दैट इज 16x। तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 160। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने आ जाएंगे 160। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स मिनिमम कितने होना पड़ेंगे, दैट इज 160, एंड दैट इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी स्पेसिफिकली अगेन अ सिंपल वन। सो जो भी क्वेश्चन अभी सॉल्व किया उसमें कुछ डिफिकल्ट थे कुछ इजी थे, बट अंडरस्टैंडिंग बस ये था कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखिए, जो क्वेश्चन का फ्लो बोल रहा है उस फ्लो से चलिए एंड ऑटोमेटिकली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके डन। सो वी आर डन विद दिस। सो जैसे मैंने पहले भी बोला कि बेटा किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई डेफिनेटली हेल्प यू गाइज इन दैट। सेकेंडली अगर मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ बोलूँ तो PYQs आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स पॉसिबल टू सॉल्व टू प्रिपेयर फॉर एनी एंट्रेंस। वो आपको ये बताते हैं कि एंट्रेंस आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक्सपेक्टेड है पेपर का। सो वेरी स्पेसिफिकली PYQ की हम ये पूरी सीरीज लाएंगे जहाँ पर हम हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर IP मैट इंदौर, जिपमैट एंड रोहतक, क्योंकि रोहतक का पेपर है नहीं, तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उसके डेफिनेटली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेरी स्पेसिफिकली आप बस चैनल में बने रहिए। अगर कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आती है जैसे बोला, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।